तो दोस्तों, एक और नया दिन और एक नया किस्सा, नई कहानी लेके मैं बलजीत परमार आपके सामने हाजिर हूँ। कल आपने सुना कैसे कुमार पिल्ले के पिता कृष्णा पिल्ले का और उसके साथी लड्डू का मर्डर होता है एक 5 स्टार होटल सन एंड सैंड में। उसके बाद शहर में पूरी शोर शराबा मचता है, ह्यू एंड क्राई रेज होती है, मीडिया में, अखबारों में, असेंबली हॉल में, सरकार के दरबार में, मंत्रालय में, तो पॉलिटिकल सर्कल्स में, और जो सोशल एक्टिविस्ट थे वो सब ने इतना शोर शराबा मचाया कि मुंबई शायद अभी रहने के काबिल नहीं रहा। अगर एक 5 स्टार होटल भी सेफ नहीं है किसी के लिए, तो शहर की सड़कों पे, फुटपाथों पे क्या हाल होता होगा। तो मुझे याद है अभी तक के उस ज़माने में अरविंद इनामदार जॉइंट सीपी क्राइम हुआ करते थे, और परमवीर सिंह डिप्टी कमिश्नर जोन 3 थे, जिसके नीचे अमरनाथ का पूरा एरिया, दगड़ी चाल, अर्थ रोड का एरिया, मदनपुरा, ये सब पूरा इलाका जो था, वो परमवीर सिंह जो बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने और आज किसी कारणों से उनके ऊपर एलिगेशन लगी हुई हैं, और यहाँ तक कहा जाता है कि वो भगौड़ा हो चुके हैं। पुलिस को और सरकार को पता नहीं कि परमवीर सिंह कहाँ हैं। तो वही परमवीर सिंह यंग डीसीपी था, और काफ़ी एनकाउंटर्स उस एरिया में किए थे। तो एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। उसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले दिन की थी इनामदार साहब ने, और उसमें कहा गया कि हम जो इस किस्म की वारदातों को रोकने के लिए, तभी टाडा इंट्रोड्यूस हो गया था महाराष्ट्र में, टीएडी एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट उसको ज़बरदस्त बहुत सख्ती से करेंगे, और बहुत सारे छोटे बड़े क्रिमिनल्स की धरपकड़ करके उनको टाडा के नीचे केसेस चलाने शुरू हो गए। तो एक प्रेशर अंडरवर्ल्ड पे बनाने का शुरू हुआ। उसमें सबसे ज़्यादा जो टाडा के नीचे डिटेंशन हुई, अगर आप मुंबई पुलिस का डाटा क्राइम का पढ़ें, तो सबसे ज़्यादा अरेस्ट जो थी वो अमर नायक के जो काम करने वाले थे गैंग के, बापड़ गैंग जिसको बोलते थे, उसके कोई 100 से ज़्यादा लोग एक समय पे टाडा के नीचे उनको डिटेन किया गया था। तो ये इतनी बड़ी कार्रवाई पुलिस की शुरू हुई, और उसके साथ ही बहुत बड़ी खोज शुरू हुई कि आखिर लाल सिंह चौहान कहाँ है। उसको ढूंढने के लिए पुलिस ने जो टीम बनाई, उसका खुलासा भी अरविंद इनामदार ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जो जॉइंट सीपी क्राइम थे मुंबई के। तो बड़े सख्त किस्म के और बड़े ईमानदार ऑफिसर माने जाते थे, और परमवीर सिंह भी उस ज़माने में बहुत काम किया उसने अपने समय पे। बाद में कंट्रोवर्सी हुई, खैर। तो एक बहुत बड़ी एक कवायद शुरू हुई कि लाल सिंह चौहान को ढूंढा जाए। पुलिस उसको इसलिए ढूंढना चाहती थी कि उसको अरेस्ट करके उसके ऊपर केस चलाया जाए, और जबकि बापड़ गैंग, अमरनाथ गैंग जो था, वो लाल सिंह की तलाश अपने तरीके से कर रहा था कि जिस आदमी ने हमारे गैंग के 2 बड़े जो दिग्गज लीडर थे उनको मरवाने की हिमाकत की है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो अब शुरू होती है कैट एंड माउस गेम, चूहे बिल्ली का खेल। अब चूहा छिप रहा है और बिल्लियाँ उसको ढूंढ रही हैं। तो वो गेम में करते करते कहीं ये खबर आई कि वो तिरुपति मंदिर गया है, वहाँ देखा गया। तो एक टीम जो थी वो पुलिस की, और दूसरी तरफ अमरनाथ गैंग के मेंबर्स की तिरुपति जाती है। और फिर ये खबर उड़ाई गई लाल सिंह कैंप से कि लाल सिंह दुबई एस्केप कर गया। तो वो फिर पुलिस ने अपने सोर्सेज से चेक किया, रिकॉर्ड से, इंडियन अपनी जो एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से, और अपने सोर्सेज से नेपाल में, कि अगर हिंदुस्तान से नहीं गया तो वह नेपाल गया होगा। वो खबर भी गलत निकली। लेकिन बापड़ गैंग ने अपने 2 खास आदमी खुफिया तरीके से दुबई भेजे कि शायद कहीं वहाँ पे छुप के बैठा हो तो उसको दुबई में ख़त्म करेंगे। उनको हथियार भी दुबई में मुहैया कराए गए, उनको सब फैसिलिटी किया गया, लेकिन वहाँ भी ये खबर मिली कि वो दुबई आया ही नहीं कभी। वो ये खबर उसने गलत फैलाई है अपनी जान बचाने के लिए। तो करते करते इसी तरह, और दूसरी तरफ कृष्णा पिल्ले ने, जैसे मैंने बताया, उसने कसम खाई थी कि जब तक मैं
अपने बाप के मर्डर का बदला नहीं लेता, मैं जूता पाँव में नहीं पहनूंगा। और कुमार पिल्ले नंगे पाँव तिरुपति टेम्पल गया। कुछ मंदिरों में उसको बताया गया कि आप फलां मंदिर में जाके पूजा करोगे तो आपको आपका चाहने वाला, जो आप जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हो, वो मिल जाएगा। एक क्रिमिनल आदमी, एक जिसके लिए आदमी मारना करना छोटी सी बात है, वो भगवान का सहारा ले रहा था, मंदिरों का सहारा ले रहा था, ज्योतिषियों के साथ सहारा ले रहा था। कुछ वो जो कुछ पूछ दिखाने वाले लोग होते हैं आपको, फेथ किस्म में लोग जो आपको अब ये बताते हैं कि आपका आदमी किस दिशा में होगा, उत्तर में होगा कि दक्षिण में होगा। तो इस किस्म के सब काम कुमार पिल्ले ने किए अपने बाप के कातिल को ढूंढने के लिए। और उसी तरफ दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच की डिफरेंट टीम अलग-अलग एरियाज़ में जाके लाल सिंह चौहान को अरेस्ट करने के चक्कर में है। इसके पहले कि अंडरवर्ल्ड उसको या बाबर गैंग उसको मौत के घाट उतारते। तो ये एक कवायद चलती रही तकरीबन 1 साल से ज़्यादा। और कुमार पिल्ले नंगे पाँव ढूंढता रहा अपने बाप के कातिल को। तो करते करते पूरे 1 साल के बाद अक्टूबर 1990 में अमरनाथ कंपनी के पास किसी तरह से इनके जो 100-125 आदमी हिंदुस्तान के अलग-अलग इलाकों में भेजे हुए थे लाल सिंह को ढूंढने के लिए। तो इनको खबर आई कि राजस्थान के एक मंदिर में, ख़ास मंदिर में, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग भी जाते हैं, कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हिंदुस्तान के, जो हर साल वहाँ पे जाके बहुत बड़ी पूजा करवाते हैं। तो मैं नाम नहीं लूँगा मंदिर का। तो उस मंदिर में लाल सिंह चौहान को बहुत बड़ी कोई यागना पूजा करवाते हुए देखा गया राजस्थान में। तो इनके आदमी जो थे वो राजस्थान पहुँचे। डिफरेंट एरियाज़ में करते 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 2 लोगों ने तकरीबन 1 साल 15 दिन के बाद कृष्णा पिल्ले का मर्डर होने के लाल सिंह चौहान को राजस्थान के एक शहर में इसको लोकेट कर लिया। तो अब लाल सिंह चौहान को ये पता नहीं कि मेरे पीछे लगे हैं। उसने सोचा कि अभी 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, कोई हलचल नहीं हो रही। उधर पुलिस के साथ वो रेगुलर टच में था अपने तरीके से, सोर्सेज के थ्रू, कि अगर मैं बम्बई आता हूँ तो मेरी जान की रक्षा होनी चाहिए। आरपीआई पार्टी के जो लीडर थे उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किया, पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की कि हमारे एक वर्कर को की जान को खतरा है और आपकी पुलिस उसकी जान की रक्षा नहीं कर सकती। तो कुछ कारणों से ऐसा पुलिस ने आश्वासन दिया आरपीआई के लीडर्स को। वो लीडर में से आज एक लीडर मंत्री भी है दिल्ली सरकार में, कुछ और भी लोग थे। तो उन लोगों के प्रेशर में मुंबई पुलिस ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, अगर वो शख्स अपना अंडरग्राउंड छोड़ के ओवरग्राउंड आता है, बाहर निकलता है, तो हम उसकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करेंगे। अब राजस्थान में जाके भी उसकी सुरक्षा हम कर नहीं सकते। अगर उसको सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी कवर चाहिए, तो उसको मुंबई आना पड़ेगा, तो हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। अब इस तरफ इस किस्म की पुलिस के साथ मिलके आरपीआई के नेता लोग लाल सिंह चौहान को वापस मुंबई आने को कहते हैं। और नवंबर के 2nd वीक में लाल सिंह चौहान अपना मुंबई आने की प्लानिंग करता है। एक दिन गाड़ी लेके निकलता भी है, लेकिन उदयपुर से फिर वापस चला जाता है। उसकी गाड़ी का पीछा उसको लगा कि कुछ लोग कर रहे हैं, लोग कर भी रहे थे। अमरनाथ के लोग उसके पीछे लगे हुए थे, 24 घंटे उसके ऊपर निगाह रखी हुई थी। लेकिन वो राजस्थान में कुछ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि राजस्थान उनका प्ले फील्ड नहीं था, वो उनके खेलने की ग्राउंड नहीं थी। वो भी चाहते थे किसी तरह इसको ल्योर किया जाए, मुंबई लाया जाए, जहाँ पे इसको मारना उनके लिए आसान रहेगा। तो उस शिकार को अपनी जो उन्होंने एक जाल फैला के रखा था, उस जाल में शिकार को खींचना चाहते थे। तो ये अमरनाथ गैंग की अंदर से पॉलिसी थी। सरकार, पुलिस उसको और कारण से बुलाना चाहती थी, और अमरनाथ गैंग उसको दूसरे कारण से मुंबई लाना चाहता था कि जहां आए तो हम उसको अपने तरीके से टैकल आसानी से कर सकते हैं। तो उसके बाद एक दिन फाइनल प्रोग्राम
लाल सिंह चौहान ने ऐसा बनाया कि अपने उस गांव से जहां छुपा हुआ था वहां से एक मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के ये आदमी नियरेस्ट बस स्टॉप पे जाता है। वहाँ से बस पकड़ के राजस्थान ट्रांसपोर्ट की बस में ट्रैवल करके कोटा जाता है। उसको ये मालूम नहीं कि दो आदमी परछाई की तरह उसके पीछे लगे हुए हैं। वो दो आदमी भी राजस्थानी ड्रेस पहन के, उसी किस्म के कपड़े पहन के, ताकि कोई शक नहीं हो। वो उसी बस में ट्रैवल करके पता चलता है कि लाल सिंह चौहान कोटा रेलवे स्टेशन का, कोटा के बस स्टॉप पे, बस अड्डे पे उतरता है और वहाँ से वो ऑटो रिक्शा लेके, बस अड्डे से कोटा के ऑटो रिक्शा में बैठ के अकेला वो कोटा स्टेशन पे जाता है। वहाँ पे उसका आदमी उसकी टिकट, रिजर्वेशन टिकट और उसका सामान, छोटा सा एक सूट केस सॉर्ट ऑफ थिंग, वो लेके उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो शख्स बम्बई तक उसके साथ आता है। वो जो ट्रेन कोटा से बम्बई आती थी, वो बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन उसका लास्ट स्टॉप होता था। लेकिन बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन जो एरिया है वो अमरनाथ का पूरा एरिया था। वहाँ उतरना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। अब वो अकेला नहीं था, दो थे। एक उसका वो जो शख्स था उसका खास अपना कोई खास आदमी, बॉडीगार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, वो उसके साथ ट्रैवल कर रहा है। और दो आदमी जो हैं कोटा से उसी ट्रेन में, उसी डब्बे में टिकट लेके किसी तरह मैनेज करके उसके साथ बैठते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब चेकिंग वगैरह होती है तो उनको बराबर टिकट ना होने की वजह से या रिजर्वेशन ना होने की वजह से अगले स्टेशन पे जो टीटी होता है ट्रेन का, डब्बे का, वो अमर नायक गैंग के दोनों लोगों को डब्बे से उतार देता है। और वो लोग सब, कोई मोबाइल तो होते नहीं थे, वो वाकी टाकी नहीं होती थी, कोई साधन था उस ज़माने में एसटीडी के बूथ होते थे, वहाँ से फ़ोन करो। तो वो नेक्स्ट स्टेशन से कोटा के अगले स्टेशन पे उतर के उन्होंने अपने सरगनाओं को फ़ोन किया कि इस ट्रेन की बोगी नंबर सो एंड सो में, सीट नंबर सो एंड सो पे लाल सिंह चौहान और उसके साथ ये आदमी, उसके पास इस कलर का एक सूट केस है। लाल सिंह चौहान ने इस किस्म की कमीज़ पहनी है, इस रंग की पैंट पहनी है, जहाँ जो और उसकी निशानियाँ, सब बूट कैसे पहने हैं, साथ वाले आदमी का पूरा हुलिया, चेहरा, सब कुछ वो टेलीफोन करके 144 टेनेमेंट जो अमरनाथ का अड्डा था वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई। अब देखिए कि कोटा के अगले स्टेशन से बम्बई तक पहुँचते पहुँचते इनको पूरा पता लग गया कि इन्होंने अपना दिमाग लड़ाया कि बॉम्बे सेंट्रल उतरेगा नहीं। उसके पहले जो बम्बई में आके गाड़ी रुकती है वो बोरीवली स्टेशन पर रुकती है, तो हो सकता है कि वो बोरीवली पे उतरे। बोरीवली के पहले भी कोई एक स्टेशन, मैं अभी नाम मेरे याद नहीं आ रहा, वहाँ पे भी अमर नायक गैंग ने अपने 8-10 आदमी उस स्टेशन पे भी खड़े रखे प्लेटफॉर्म के। अगर कहीं वहाँ से उतर के वो किसी और साधन से टैक्सी वगैरह लेके विक्रोली या कहीं और जहाँ भी उसको जाना है मुंबई में अपने हाई डाउन पे, तो उसको वहीं पे ख़त्म किया जाए। और दूसरी टीम जो थी वो कोटा से इन्फॉर्मेशन आने के बाद वो मुंबई के बोरीवली स्टेशन पे उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ वो गाड़ी आके लगनी थी वहाँ पे पूरी फील्डिंग लगाई गई। और बोरीवली स्टेशन पे लाल सिंह दिल का चौहान का स्वागत करने के लिए कुमार पिल्ले खुद था, अपना एक सोफिस्टिकेटेड वेपन उसके पास, उसके साथ में एक संतोष मांगे गांवकर, जहाँ इसके उसका कोई सरनेम था, संतोष उसका फर्स्ट नेम था, वो अमरनाथ का एक वन ऑफ द गुड शार्प शूटर था। और साथ में राजू विखरोली, जिसका जिक्र मैं पहले आपसे कर चुका हूँ। राजू विखरोली का रहने वाला था और वो लाल सिंह चौहान को अच्छी तरह जानता था, उसकी शक्ल पहचानता था। वो साथ में और 2-3 आदमी और कहा तो ये भी जाता है कि शायद अश्वर नायक भी वहाँ पे स्टेशन के बाहर खुद गाड़ी में बैठ के पूरे ऑपरेशन को देख रहा था। खैर, तो ये कुमार पिल्ले, संतोष और राजू विखरोली, ये जैसे ही गाड़ी लाल सिंह चौहान को लेके स्टेशन पे पहुंचती है, और इन्होंने पहले ही कुली लोगों से बातचीत करके ये पूछ लिया था कि ये
बोगी नंबर जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इस प्लेटफॉर्म के किस जगह पे आके रुकेगी, और वहाँ पे इन्होंने बड़े तरीके से ये तीनों जन वो उस पार्टिकुलर स्पॉट पे उसकी वेट कर रहे थे। और जैसे ही गाड़ी से उस डब्बे से कुछ 3-4 लोग ही उतरे, बाकी लोग ज़्यादा बॉम्बे सेंट्रल जाके उतरना था। तो वहाँ से जब वो लाल सिंह चौहान का साथी उसी किस्म का वो अटैची लेके डब्बे से नीचे उतरता है, उसको ये लोग कुछ नहीं कहते, उसको जाने देते हैं। और उसके बाद लाल सिंह चौहान जब डब्बे से दरवाजे पे आता है, थोड़ा इधर उधर देख के नीचे उतरता है, तो उसको गोलियों से ये तीनों शख्स या और जो साथ में थे वो उसको वहीं पे प्लेटफॉर्म पे लाल सिंह चौहान को मार दिया जाता है। तो ये एक अंजाम की कहानी थी। एक आदमी, जिस आदमी ने एक कसम खाई कि मैं अपने बाप के कातिल को नंगे पाँव मारूंगा, और वहीं पे नंगे पाँव मार के वहाँ से कुमार पिल्ले वापस अपने जगह पे आते हैं। तो ये बहुत एक सेंसेशनल मर्डर था मुंबई के अंडरवर्ल्ड में। और फिर लाल सिंह चौहान के मरने के बाद ये जो डी गैंग की और अमर नायक की दुश्मनी आगे कैसे चलती है, कैसे अमर नायक के भाई अश्विन नायक के ऊपर एयरपोर्ट के पास अटैक किया गया जब वो अपनी फैमिली के साथ मद्रास से वापस आ रहा था, उसमें क्या क्या हुआ वो किस्सा आपको फिर कभी सुनाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। तब आप और आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब जुड़े रहिए बलजीत परमार फॉर यू चैनल के साथ। थैंक यू अगेन।